गुड आफ्टरनून, बैठिए बैठिए। हेलो। तो एक एचसीवी का हाँ होमवर्क दिया था। तो एक चैप्टर था गॉस लॉ वाला। तो आपके उसके क्वेश्चन आपसे हो गए होंगे सारे। कौन सा क्वेश्चन? 3013 13th नंबर का क्वेश्चन नहीं हुआ, बाकी सारे हो गए। तो पहले 13 नंबर बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में ऐसा लिखा है कि रफ मॉडल दे रहे हैं जिसमें 4 प्रोटॉन होते हैं। 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 हो गए और सेकेंड ऑर्बिट में 2 हो गए। ठीक है। हाँ, वो तो न्यूट्रॉन तो दिखाया नहीं मैंने, अंदर बैठे हुए हैं, है ना। तो इस तरह से अब इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करने की इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन को एक शेल मान लेना, है ना। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ऑर्बिट्स, है ना। तो एक 1s ऑर्बिट होगी, एक दूसरी 2s वाली। एनर्जी लेवल्स की वैल्यू होती है। तो एनर्जी लेवल एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए हो गया। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक स्फेरिकल शेल पे मान लेना है, ऐसा लिखा हुआ है। स्फेरिकल क्लाउड होता है। तो ये तो एक शेल बन गई, ये भी एक शेल बन गई। तो इसके जस्ट अंदर पूछा है कि बाहर पूछा है? जस्ट अंदर पूछा है। तो इसका तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं बाहर वालों का, बस इन 4 की वजह से आएगा। k इंटू 4e अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इनसाइड। वही स्फेरिकल शेल वाला सवाल है, 13 नंबर का सवाल, है ना। तो ये तो 13th हो गया। और कोई क्वेश्चन? 21। क्वेश्चन नंबर 21 2s के अंदर पूछा है। तो मैंने 1s का बताया, तो 2s में निकालेंगे तो 4p 4e माइनस 2e, तो 2e बचेगा बाहर वाले पे, क्योंकि 4 प्लस के 2 माइनस के ना। अच्छा, क्वेश्चन 21 में देखिए, लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर सरफेस। तो अपन ये जानते हैं कि आमने सामने इक्वल अपोजिट ऐसा रहता है, सिग्मा माइनस सिग्मा। तो इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा अंदर, एक सरफेस की वजह से होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 की मिला के सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो कांस्टेंट फोर्स, फोर्स इनटू डिस्टेंस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन। अब फोर्स मिल जाएगा, एक्सेलरेशन निकालना है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा E इंटू ई। तो एक्सेलरेशन आ गया ई बाय एम, डिस्टेंस d हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, बात क्लियर हो गई। 17th क्वेश्चन, a non-conducting sheet of large surface area and thickness t, uniform charge distribution of density rho, find the electric field at this point inside the plate at distance। ये तो क्लास का एग्जाम्पल है। कुछ कहना चाह रहे हैं?
एक जना बात कर, तुम बोलना चाहोगे? कंडक्टिंग का यहाँ पर सिग्मा लिया, एक सरफेस पे सिग्मा होता है तो उसका क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है ना। फिर ये माइनस का सिग्मा लिया, क्योंकि सामने इक्वल अपोजिट होता है, तो इन दोनों का मिला के ये होता है। बाकी बाहर की दुनिया का अंदर कोई असर आता नहीं है, अंदर वाले अंदर ही रहते हैं। यहाँ पर और किसी का फील्ड नहीं आएगा। ठीक है, जो तुमने याद कर रखा है वो क्या है, एक अकेली शीट जिसमें इधर भी सिग्मा इधर भी सिग्मा, तो इसका मिलाकर क्या हो गया, यही। यहाँ पर इसकी वजह से। ठीक है, मैं समझ रहे हैं। कोई रही क्या बात? नहीं रही, बातें सारी पूरी हो गई, ये हिसाब डिस्कस हो गया मतलब। अब और तो कुछ था नहीं, पढ़ना था। ठीक है, पढ़ते हैं आज। तो अपनी क्लास में हमने प्लेट वाले सवाल चल रहे थे, प्लेट वाले सवाल में एक सवाल की और बात करते हैं। पहला सवाल, ऐसा करके 4 प्लेट हमको दिया। ठीक है, अब ऐसा किया कि हमने इनको जोड़ दिया और इन दोनों को भी जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको उससे जोड़ दिया, और ये पूछ लिया, बता दो प्रत्येक सरफेस पे चार्ज। प्रत्येक सरफेस पे चार्ज कितना होगा, मालूम करो। होगा कुछ?
चलो अब मिलाते हैं हम, देखते हैं कि कैसे होता है। सारे चार्ज का टोटल सम कितना आ रहा है, क्यू, तो इसका आधा Q/2, Q/2, आउटर मोस्ट पे Q/2 होगा, सबको पता है। अब इधर वाला चार्ज कितना होगा, बता नहीं पाएंगे क्योंकि ये चार्ज इधर का उधर जा सकते हैं, इसके अकेले का कंजर्व नहीं रहेगा ना, ये दोनों जुड़े हुए तो इधर उधर जा सकता है, तो इसलिए इसका फिर हमें x मानना पड़ेगा, तो इसका फिर -x मानना पड़ेगा। अब इसका भी 3 क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि वो इधर उधर जा सकता है, तो फिर इसका तो y मानना पड़ेगा, इसका तो फिर -y होगा। अब इसका भी कंजर्व नहीं है, तो इसका z मानना पड़ेगा, इसका -z, ठीक है। अब एक इक्वेशन तो हम चार्ज कंजर्वेशन की लगा देते हैं, इन दोनों प्लेट के चार्ज का सम टोटल -3 क्यों होना चाहिए, तो इन दोनों प्लेट का जोड़ूंगा तो यह आएगा z -y, इस प्लेट का हो गया, प्लस x प्लस Q/2 इक्वल टू -3Q, और इन दोनों प्लेट का 4Q, तो इसको उधर लेके जाएंगे, तो क्या हो गया x प्लस z -y इज इक्वल टू -3.5Q, है ना, -3.5Q इस तरफ ले गया। अब इन दोनों का भी कंजर्व है, तो इसका क्या लिखूंगा, सेम इक्वेशन आनी चाहिए, ऐसा लग रहा है नहीं आ रही। 4Q इज इक्वल टू, इन दोनों का मिला के 4Q, Q/2 -z प्लस y -x, 3Q/2, सेम आ रही ना। हाँ मुझे लग रहा था, मुझे भी लग रहा था कि क्योंकि वो अपन इसको यूज कर लेना आमने सामने इक्वल, उसकी वजह से सो रहा है, ठीक है, सेम आ रही ना ये, इसको इधर लेके जाएंगे तो 3.5Q आ गया, और माइनस लगा दो तो यही बन जाएगा, है ना, कोई डिफरेंट नहीं लिखा। अब देखो क्या करेंगे अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। अब अपन यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने जा रहे हैं, बड़ा आसान काम है, Z/A/0 दोनों का मिला के उल्टा एरो लगा दिया, प्लस इधर लिया ना, इधर हो जाएगा प्लस से माइनस, और इसका y/A/0 और इसका x/A/0, कितना आसान काम है ये। अब हम क्या करेंगे कि इसका पोटेंशियल को इसके बराबर करेंगे, तो इसका पोटेंशियल कुछ v मान लेते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएंगे, तो इसका पोटेंशियल लिखा v, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। अब देखो क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं, तो ये बराबर बराबर ले लेना है, और वैसे कहना चाहिए था मुझे, बिना कहे कुछ होगा नहीं, मतलब मुझे से कमी रही सवाल में कि डिस्टेंस दिया नहीं मैंने, आंसर डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, तो बोले लोगों को तो जिनसे हो नहीं रहा उन्हें तो पता नहीं क्या दिया क्या नहीं दिया, है ना। तो अभी ये है कि डी डिस्टेंस देना चाहिए था, नहीं दिया तो बराबर ले लिया, है ना, डिस्टेंस की वैल्यू से इंपोर्टेंस की रेशियो से मतलब फर्क पड़ेगा। अभी देखो क्या आएगा, यहां पर अपन ने वी माना, यहां से वहां पहुंचना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाऊंगा, तो पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है, प्लस Z/A/0 इंटू डी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाऊंगा और बढ़ेगा, y/A/0 इंटू डी, होना भी ही चाहिए, है ना, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक कोई उल्टा होगा, तभी होगा, प्लस माइनस का अंतर होगा, है ना।
तो अब यहां से क्या होने वाला है, v से v कट जाएगा और z प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई। कितनी अच्छी बात लगी, z इक्वल टू माइनस वाई। होना भी चाहिए कि जितना बड़ा उतना घट गया, बराबर बराबर का होगा ना तभी तो बराबर आएगा, डिस्टेंस भी बराबर चला। ऐसे ही फिर मैं एक और रह गया, इसका बराबर करना है, तो इसका v1 मान लेते हैं। v1 फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएंगे तो प्लस y अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, फिर इसके आगे x अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये भी v1 के बराबर। v1 कट गया तो y इक्वल टू माइनस एक्स। तो अब हमको पता चल गया कि कौन किसके बराबर है। तो अब यहां पर वैल्यू x निकालना चाहते हैं पहले, तो z की वैल्यू x की टर्म में रख देंगे तो z बराबर x आ जाएगा, है ना। तो x प्लस एक्स और y माइनस वाई के वो भी x हो गया, तो ये आ गया माइनस 3.5, 3 से डिवाइड हो गया। तो क्या बोलते हैं उसको हम, x बराबर क्या आ गया, -7 क्यूब/6। x आया तो y आया 7 क्यूब/6 और z भी आया -7 क्यूब/6। कितना आसान काम है ये, कोई भी कर लेता है ना। रटा रटा है, आउटर मोस्ट पे टोटल का आधा बराबर पोटेंशियल कर देना जोड़ने वालों को। इसके आगे बढ़ते हैं, किसी का आया था क्या आंसर, डिस्टेंस नहीं दिया कैसे आता, है ना। यूं कहोगे क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं दे रखा था, हम कैसे करते। ठीक है अब दे दिया, आप समझ गए, है ना। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। ये दो इनफाइनाइट शीट दे रखी है और उनका एरिया भी दिया था, और इनको इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा है। अब की बार शीट को ना इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, बाहर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो स्पेस में, जैसे धूप के अंदर बाल्टी रख देते, ऐसे धूप के अंदर प्लेट रख दी, ठीक है। तो अभी हम क्या कहना चाहते हैं कि वही सरफेस पे निकालो, फाइंड चार्ज ऑन ईच सरफेस when two infinite parallel plates are kept in uniform external electric field. यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई में जब दो प्लेट को रखा गया तो फिर पता करना है हर एक सरफेस पे चार्ज।
प्लेट्स का एरिया भी दिया हुआ है ए, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। आ गया। आमने सामने तो इक्वल अपोजिट होता ही, तो एक्स माइनस एक्स। टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा, तो इस पे 2q माइनस एक्स होगा। और इस पर माइनस क्यू प्लस एक्स होगा। अब ये तो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है ना। तो अब अपन ने ऐसा कर दिया, एक्स माइनस एक्स, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आमने सामने हमेशा इक्वल अपोजिट होगा। अब इसमें इधर वाला हमने चार्ज कंजर्वेशन से लिख दिया, बस एक्स मालूम कर देना है, काम बन जाएगा। तो ऐसा पता करने के लिए, ऐसा करने के लिए मैंने क्या किया कि एक गॉसियन सरफेस लिया, ऐसा वाला। तो इस सरफेस के इस एरिया वेक्टर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, कुल मिला के इस तरफ जो होगी, इन दोनों का टोटल चार्ज कितना है, क्यू। तो क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का मिला के इतनी तो होगी, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर से है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। बाकी सभी सरफेस से तो फ्लक्स जीरो आएगा, क्योंकि अंदर तो ई जीरो होता है, इधर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, 6 सरफेस में से एक सरफेस से फ्लक्स इतना आ रहा है, तो इससे क्यू इनसाइड आ जाएगा। तो क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट माइनस ई मल्टीप्लाइड बाय ए, नेट फ्लक्स आ गया। नेट फ्लक्स बराबर क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो क्यू इनसाइड इसके अंदर 2q माइनस एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब अपन एरिया से तो एरिया कट गया, 2 एप्सिलॉन नॉट को गुणा कर देते हैं, तो q माइनस 2 ई एप्सिलॉन नॉट, ई एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो हट गया ना, इसके साथ गुणा हुआ। एक गुणा हुआ तो ए हटाने, फिर इससे गुणा हुआ, इस पे हट गया, फिर 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट से सब तरफ गुणा किया, ठीक लिख दिया ना। 2 एप्सिलॉन नॉट गुणा हो गया, 4q माइनस 2x आ गया। ए भी गुणा होगा क्या,
फिर 2 एप्सिलॉन से गुणा किया, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि एक्स निकाल लेते हैं, इसको इधर बाकी सब उधर। तो 2x इज इक्वल टू 3q प्लस 2a एप्सिलॉन, 2 से भाग देते तो 3/2 e एप्सिलॉन, ठीक है। मुझको x का वैल्यू मिल गया, तो अब मैं वैल्यू रख देता हूं, आंसर बता देता हूं। तो जो वैल्यू आया है उसका यहाँ बताए थे, क्या वैल्यू आया, 3q/2 प्लस e एप्सिलॉन माइनस ऑफ 3q/2 प्लस e एप्सिलॉन, ये इस सरफेस पे, ये इस सरफेस पे, और इसका टोटल चार्ज 2q था, तो q/2 माइनस e एप्सिलॉन, और इसका माइनस, तो माइनस q/2, ये प्लस q/2, प्लस q/2 माइनस e एप्सिलॉन प्लस e एप्सिलॉन, ठीक है। ये है आप लोगों का, नहीं ले लो, ले लो, अलाउड, ठीक है ना, किसी ने नहीं रोका है, जिधर चाहो उधर ले, घोंसलो तो हमेशा लगता है, लगाना आना चाहिए। अच्छा, दूसरा विचार, ऐसा तो कर लिया, एक और विचार बताते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया, तो मैं अगले पेज पे जा रहा हूं। मेथड 2, हमारा सवाल ये था, है ना, 2q और माइनस क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो इसमें हमने देखा कि कितना अच्छा था पिछले सवाल, पिछले सबसे पहले वाला सवाल तो कितना अच्छा लग रहा था, टोटल का आधा, आमने सामने इक्वल अपोजिट, ये तार जोड़ते ही गड़बड़ हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आते ही फिर गड़बड़ हो जाती है। तो इसका एक इलाज करते हैं अपन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिसने पैदा किया उसको बुलाते हैं, कहाँ हो भाई, आओ इधर। तो उस प्लेट को बुलाया गया, ये रही तीसरी प्लेट, इसका कुछ चार्ज हम मान लेते हैं क्यू डैश, कोई क्यू डैश चार्ज वाली प्लेट थी, इसकी वजह से इस इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, क्यू डैश अपॉन 2 एप्सिलॉन, उसकी वैल्यू ई के बराबर थी, तो क्यू डैश की वैल्यू 2 ई ए एप्सिलॉन नॉट। अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को भगा देते हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाया था कोई, जो भी लाया था उसको देख लिया हमने, ये है वो, है ना। अब पता लग गया कि कौन है आउटर मोस्ट और कौन नहीं है। अब ये वाला सरफेस आउटर मोस्ट नहीं रहा, आउटर मोस्ट ये है, तो इस पे रूल लग जाएगा, तो टोटल का आधा होगा, तो टोटल में सारी प्लेट का जोड़ना पड़ेगा, तो इन तीनों प्लेट का आधा करो भाई, q/2 प्लस ई एप्सिलॉन, टोटल का आधा आ गया, बस अब तो सब आ जाएगा, एक मिला क्या मिला, सब मिल गया, है ना। q/2 प्लस ई एप्सिलॉन आ गया, तो इधर वाले का टोटल चार्ज कंजर्वेशन से आ जाएगा, तो -3q/2 माइनस ई एप्सिलॉन, तो सामने वाले का 3q/2 प्लस ई एप्सिलॉन,
फिर इसका टोटल 2q होता है, तो q/2 माइनस ई एप्सिलॉन। इधर वाली प्लेट का तो पूछा नहीं किसी ने, हरी प्लेट का नहीं बताएंगे। अच्छा, कोई अपनी मर्जी से इधर भी एक प्लेट लगा सकता है माइनस वाली, तो भी ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो ये एक और विचार है, जिस दिन जन्म लेते हैं उस दिन तरीका बदल जाता है ना। ये मेरे को विचार आया था बहुत साल पहले एक बैच की वजह से। उस बैच में बहुत भोले बच्चे पढ़ते थे, उनको समझाना भारी पड़ता था। मैंने सोचा कि कैसे समझाऊंगा, गॉस लो वो नहीं समझेंगे, कोई तरीका सोचना पड़ेगा। ऐसे में रास्ते में जाते जाते मेरे को विचार है ऐसा कर लेते हैं, तो ऐसे अपन जब ढूंढने लगते हैं तब मिल जाता है। जिससे सॉल्व होता है वो ज्यादा ढूंढता नहीं है। वैसे एक रास्ता मिल जाता है तो लोग दूसरा रास्ता ढूंढते नहीं है। एक और विचार है, देखो विचार बहुत सारे होते हैं, अनंत विचार होते हैं कि सर फिजिक्स ही नहीं हो पाती, कोई विचार ही नहीं है हमारे पास। अब इसमें क्या है ना, एक विचार अब ये होता है कि अगर हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाएं, है ना। एक बार के लिए मान लेते कि प्लेट खाली थी, उनपे कोई चार्ज नहीं था और उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते तो क्या होता। तो अगर खाली प्लेट को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो यहाँ का जो चार्ज होगा, अगर आप इसको -x मानोगे तो इधर +x -x +x ऐसा आ जाएगा। न्यूट्रल प्लेट्स हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है तो क्या होगा, ऐसा सोच रहे हैं, चार्ज नहीं होता तो क्या होता। ठीक है, तो अब हम ये जानते हैं कि जो लाइन है इस पर पहुंचने वाली, वही वापस गॉस लॉ वाला ही बात है। ऐसा मना तो नहीं कर रहे कि गॉस लॉ नहीं लगा रहे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई इधर है और एरिया वेक्टर तो इधर है, तो -EA बराबर -x/ε0। माइनस माइनस उड़ गया, x बराबर E/ε0। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखें तो सरफेस पे चार्ज आ जाता है E/ε0 वाला। तो वो जो E/ε0 वाला चार्ज कैसे कैसे आता है, इस तरफ -E/ε0, इस तरफ E/ε0, इस तरफ -E/ε0 और इस तरफ E/ε0। अगर नहीं होता कोई चार्ज, होता सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होता, ये होता। अगर नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड, होता चार्ज अकेला, तो क्या होता। तब तो जानते हैं q/2 और सामने वाले पे 3q/2 -3q/2 जोड़ देंगे, सुपर पोजिशन। अगर ये होता, अगर ये होता, ये ना होता वो होता, वो ना होता ये होता, दोनों साथ होते तो सुपर पोजिशन होता। सुपर पोजिशन में वही होता जो ऐड करने से आता, ये वाला। ये जोड़ोगे इन दोनों को, दिस प्लस दिस। एक सुपर पोजिशन में ये लकड़ी का गट्ठा एक साथ नहीं टूटता, एक एक लकड़ी तोड़ दो। ये कहानी मैंने बचपन में सुनी थी, मैं लगाता रहता हूँ। कोई भी समस्या हल नहीं होती, कोई कहता है ना मुझे ये चैप्टर नहीं आता, तो उस चैप्टर के टुकड़े करो और एक एक टुकड़ा तोड़ते जाओ, फिर चैप्टर खत्म हो जाता है ना। ये बात हो गई, आगे बढ़ना चाह रहा हूं। तो ये प्लेट प्लेट वाले मैंने सवाल कई तरह के करा दिए, एक तरीका मैंने छुपा रखा है, उस वक्त नहीं बताएंगे।
है ना। मतलब एक टाइप का सवाल में जब आप उलझोगे और फिर पूछोगे फिर मैं बताऊंगा, है ना। तो प्लेट के वैसे कैटेगरी कवर कर दी है, एक कैटेगरी बची हुई आगे बढ़ना चाह रहा था। ये लो। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा सवाल, तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं अर्थिंग के बारे में। ये कोई कंडक्टर है और इस पर चार्ज है इस पर चार्ज है +Q और इसको हम अर्थ करने वाले हैं। फाइंड चार्ज फ्लो आफ्टर अर्थिंग। अर्थिंग करने के बाद कितना चार्ज बह जाएगा। देखो इस सवाल को किस करेंगे। सॉल्यूशन, अगर हम अर्थ कर देते हैं तो चार्ज का हिसाब किताब खो जाता है। माना कि इसके पास क्यू बचा, माना कि अर्थ करने के बाद इसके पास क्यू बच गया, ठीक है। ऐसे बटा हुआ था, ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था, तो ये बहुत सारी जगह बटा हुआ था, तो इसको Q1 + Q2 + Q3 ऐसे अलग अलग जगह पर, यहाँ पर Q1, यहाँ पर Q2, यहाँ पर Q3, यहाँ पर Q4, ऐसे Q5 Q6, ऐसे सबका सम करेंगे तो टोटल इसमें Q आ गया। अब हम ये जानते हैं कि कंडक्टर के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे तो उसका पोटेंशियल अर्थ के बराबर होगा और अर्थ का पोटेंशियल 0 मान रखा है। तो ये इससे कुछ डिस्टेंस R1, इससे कुछ डिस्टेंस R2, इससे डिस्टेंस R3, ऐसे करके आ गया। तो KQ1/R1, KQ2/R2, KQ3/R3, ऐसे करके सबका पोटेंशियल का सम 0 होगा, होगा ना। अब इसमें ऐसा है कि सारी टर्म पॉजिटिव है, तो सारी टर्म पॉजिटिव है, उनको जोड़ने से 0 आए, तो उसका मतलब हर टर्म 0 होगी तभी 0 होगा। कोई कहे कि कहीं माइनस हो गया तो क्या होगा, है ना। तो एक बॉडी से कनेक्ट करने के बाद में उसमें एक ही टाइप का चार्ज आएगा, भले प्लस मान लो भले माइनस मान लो। ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ माइनस होगा एक तरफ प्लस होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं, आसपास चार्ज बॉडी तो है नहीं, है ना। धरती को एक तरह से हम न्यूट्रल मानते हैं, हालांकि जानकारी के लिए मैंने बताया कि नेगेटिवली चार्ज है, पर हम उसको 0 मानते हो, वो इतना रहता है। मतलब आज जैसे कहा ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर का आदत हो गया, कोई प्रेशर नहीं है ना, इतने दबाव में हम रहते हैं। अब पानी में जाएंगे तो थोड़ा दबाव ज्यादा लगता है कि पानी धक्का मार रहा है, प्रेशर बढ़ जाता है, हवा में नहीं लगता है। ऐसे ही
जीरो पोटेंशियल मानते हैं, जीरो चार्ज मानते हैं। तो अब इसके हिसाब से Q1 भी जीरो हो जाएगा, Q2 भी जीरो हो जाएगा, Q3 भी जीरो हो जाएगा, ये सारा सम जीरो हो जाएगा, तो Q जीरो हो जाएगा। तो फाइनल चार्ज जीरो हो गया। तो बहने वाला चार्ज Q फ्लो Q हो गया। तो किसी भी कंडक्टर को धरती से जोड़ देते हैं तो उसका चार्ज जीरो हो जाता है। जैसे किसी सागर से पानी की बाल्टी को जोड़ते थे, पानी किनारे पे बाल्टी रखा है, पानी भरा उसमें, कि लेवल इक्वलाइज करेंगे, दोनों को कनेक्ट कर दिया, थोड़ा सागर ऊपर आएगा, थोड़ा बाल्टी के पानी नीचे आएगा, हमें पता है कि पूरी बाल्टी खाली हो जाएगी, सागर ऊपर नहीं आएगा, है ना। तो जैसे बाल्टी का सारा पानी समुद्र में मिल जाता है, वैसे कंडक्टर को अर्थ से जोड़ने से उसका सारा चार्ज धरती में चला जाता है। तो जो हम घरों में अर्थिंग करवाते हैं उसकी वजह ये सवाल है। तो घरों में हम इस्तेमाल करते हैं फ्रिज, घरों में इस्तेमाल करते हैं कूलर, जो बड़ी बॉडी वाले होते हैं, मेटल के बने होते हैं। तो खासकर कूलर देख लो। अब कूलर के अंदर पानी वानी का भी मामला रहता है ना। करंट का अच्छा खासा मामला कूलर में बनता है। बहुत से लोग कूलर की वजह से पृथ्वी से चले गए, है ना। अभी कुछ दिन पहले फ्रिज से चले गए। एक न्यूज आई थी जिसमें कि नॉर्मली फ्रिज तो लोग ऐसे नॉर्मली खोलते हैं, ऐसे ठीक है पानी वानी पी लिया, कुछ खाने का सामान रखा है तो खा लिया, ऐसे कैजुअल वे में फ्रिज का इस्तेमाल होता है। तो उनकी कमी क्या थी, जो दुर्घटना हुई अभी कुछ दिन पहले, उनमें कमी कुछ नहीं थी। उस दिन क्या था कि घरों पे जो कनेक्शन था ना, उसमें वोल्टेज हाई हो गया था, वोल्टेज सप्लाई एक जैसी नहीं रहती है, तो कुछ फॉल्ट आ गया, तो जिसकी वजह से करंट ज्यादा आ गया और वो फ्रिज से कनेक्ट करने से उनकी बॉडी के थ्रू धरती में चला गया। ज्यादा करंट चला गया तो बॉडी सहन नहीं कर पाई, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अब उनकी गलती क्या है कि उन्होंने घर में जो कनेक्शन किया है, कनेक्शन में फॉल्ट है कि कभी ज्यादा करंट आए तो फ्यूज वायर प्रॉपर लगा होना चाहिए। एक्सेस करंट आपके घर में घुस रहा है, अगर गलती उनकी है तो आपके सारे घर के डिवाइसेस खराब हो सकते हैं। और अपने पास फ्यूज वायर होगा तो करंट ज्यादा आया, वो रास्ता घर का तोड़ देगा, घर वालों को एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा करंट आने नहीं देगा। तो लोग क्या करते हैं कि जब कनेक्शन करवाते हैं तो न तो सामने बैठ के करवाते हैं, दूसरों के भरोसे करते हैं, और दूसरा व्यक्ति पैसे बचाने के लिए ना लगाए क्या पता, या फिर लगाए खराब हो गया तो लोग देखते नहीं, चल रहा है, तो ऐसे चलने में गड़बड़ हो जाती है। ये जो अर्थिंग वाला पॉइंट आता है उसका क्या रोल है, तो जो मेटल की बॉडी होती है अगर वो कभी वायर से टच कर जाती है कहीं से तो उस पर चार्ज जमा हो जाता है, तो अपन हाथ लगाएंगे तो चार्ज हमारे शरीर से होके जाता है, हमें करंट का एहसास होता है। तो ऐसी बॉडी जो खुद से चार्ज हो जाती है, उसका करंट हमको ना मिले, हमसे अच्छा रास्ता दें। अगर किसी चार्ज को निकलने के लिए दो रास्ते दिए जाए जिसमें कम रेजिस्टेंस, तो अच्छा कंडक्टिंग वायर से जोड़ देंगे। तो अपन क्या करते हैं, वो 3 पिन का जो इस्तेमाल करते हैं, वो 3rd पिन उस मेटल की बॉडी से टच करती है, उससे टच करती तो कभी किसी वजह से करंट इस बॉडी के पास जा रहा होगा, तो 3 पिन वाला जो तीसरा है वहां से जाकर के उसके कंडक्टिंग वायर से पृथ्वी पे चला जाएगा, और जो बाहर से टच करेगा उसके हिस्से में कम अमाउंट आएगा और ज्यादातर करंट उधर निकल जाएगा, तो हम सुरक्षित हो जाते हैं। तो जो चार्ज किसी भी कंडक्टर के ऊपर जमा हो जाता है, अगर उसे अर्थ करते तो उस कंडक्टिंग वायर से चला जाता है, और अगर आदमी उसको हाथ लगाता है तो आदमी से चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि चप्पल वप्पल पहन करके हाथ लगाएं कूलर वूलर के, है ना। नॉन कंडक्टिंग माने अर्थिंग को रोकें, अर्थिंग होने से बचाएं अगर कभी टच करने का मौका आ रहा है तो। ठीक है, तो ये जानकारी इस सवाल से मिल गई। चौथा सवाल,
करंट जब आता है तो एक जिसको लग रहा है वो तो जाता है, उसको बचाने वाला भी चला जाता है। ऐसी मतलब साल भर में 2-3 न्यूज तो मिल ही जाती है, जिसमें लोग करंट की वजह से मारे जाते हैं। इसका भी कोई तरीका होना चाहिए, ना आए करंट बिना वायर के हो कुछ। अभी हुआ नहीं है, बस समय लगेगा। अच्छा, इंजीनियर लोगों का जो काम होता है, बहुत सारे लोग सोचते नहीं यही काम होता है इन चीजों को खत्म करना। ये जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें ऐसा आइडिया रखना कि ऐसा कुछ करें कि लोगों को दिक्कत भी ना हो। और जैसे उसका आइडिया चलता है, अब तो आजकल जमाना ऐसा है कि जिसके पास आइडिया उसको पेटेंट कराया जा सकता है। 10 कंपनियां करेगी, लगाएंगी उस आइडिया को, तो उसको हर एक का पैसा मिल जाएगा। जो यूनिवर्सिटी वगैरह में प्रोफेसर लोग होते हैं, उनको एक तनख्वाह तो मिलती है, और खाली बैठे बैठे क्लास के अलावा वो इस तरह के प्रोजेक्ट से जुड़े रहते हैं। तो गवर्नमेंट भी उन्हें काम देती है कि इस प्रोजेक्ट में हमारी मदद करो। जैसे कोटा के अंदर फ्लाई ऐश का मामला था, मैं मेरे सामने ही हुआ ये। फ्लाई ऐश जो मतलब ये जो चिमनी यहाँ पे चलती है, उसका धुआं तो पूरे कोटा शहर वासियों को मिलता ही है ना, है ना, प्रसारित किया जाता है रोज ही। तो इधर जो विज्ञान नगर इधर वाले लोग, इधर के जो लोग हैं इन सबको अच्छा मिलता है। उस स्टेशन साइड में कम मिलता है, इधर की तरफ हवा रहती है। तो उसमें क्या है कि रोज कोयला बहुत सारा जलता है, उससे बहुत सारी राख बनती है। वो राख का ढेर इकट्ठा हो जाता है, जलाए उसके बाद बिजली पैदा किए तो इसे उसी इलाके में राख ही राख भर जाती। फिर उसको कहीं हटाओ, भी दूसरा कोयला लाना है। तो लोगों से कहना पड़ता था कि साहब हम इसके इतने पैसे लेंगे, 10 लाख लेंगे, 20 लाख लेंगे, 1 करोड़ लेंगे, फिर हटाएंगे। हम कहाँ जाके पटकेंगे, हमें खर्चा लगेगा, उठाना, मजदूरी वगैरह सब। ऐसा था। तो फिर यहाँ से लोगों ने कहा कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो फिर आईआईटी के प्रोफेसर के थ्रू डिस्कशन हुआ, फिर उन्होंने कहा कि जो राख मिल रही है ना, हम इससे ईंट बना सकते हैं, ईंटों का काम किया जा सकता है, इसमें केमिकल मिलाएंगे, ऐसा ऐसा करेंगे तो ईंट बन जाएगी। तो उसके बाद में ईंट बनने का ये मटेरियल हो गया, ईंटें बिकती है। और गवर्नमेंट ने कहा कि हम अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स है उसमें इस ईंट का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर कोई भी नहीं खरीदेगा तो हम तो खरीदेंगे। तो गवर्नमेंट बहुत सारे काम करती है। तो जो भी फिर लोगों ने कहा कि हम तो इसकी ईंटें बनाने का कारखाना खोल लेते हैं, गवर्नमेंट पे बेच देंगे, तो इससे तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो फिर बोले कि हम तो इसका, फिर वहां पर बोली लगती कि ये राख का ढेर कौन लेगा, 5 करोड़ साहब मैं दूंगा। कहाँ पहले देते थे, अब मिलने लग गए। तो ये इंजीनियर लोगों का काम होता है, कचरे को भी बेच देते हैं, है ना। इसमें से ये प्रोड्यूस हो गया, केमिकल एनर्जी आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ये ले जाओ। तो इसी तरीके को करना होता है कुछ। अभी इसमें ये क्वेश्चन, ये क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस है, ये कंडक्टिंग स्फीयर है। की को क्लोज करेंगे, फाइंड फाइंड चार्ज फ्लो आफ्टर अर्थिंग। ये कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका पहले क्यू चार्ज था, इसके पड़ोस में एक छोटा क्यू चार्ज भी रखा हुआ था। अब इसको अपन ने अर्थ कर दिया। आगे आंसर कितना चार्ज फ्लो कर गया। आ गया, चलो मिलाते हैं।
माना कि इस पे चार्ज Q1 आ गया, अर्थ करने के बाद चार्ज का हिसाब तो कंजर्वेशन का लगता नहीं है, पहले भले कुछ भी हो, बाद वाला चार्ज कुछ नया ही मानना पड़ता है, Q1 मान लिया। बस इतना जानते हैं कि जिसको अर्थ कर देते हैं इसका पोटेंशियल 0 हो जाता है। अब इसका चार्ज जो आया है इसके ऊपर, वो कुछ इस चार्ज की वजह से ऐसे कुछ बटा हुआ होगा, इस Q चार्ज की वजह से इसके ऊपर कुछ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, सिर्फ सरफेस के ऊपर होगा। तो अब हमको ये पता है कि इसका पोटेंशियल तो 0 है, पर हम कैसे पता करें चार्ज बिखरा पड़ा है कहाँ कितना है, कैसे डिस्टेंस विस्टेंस लगाएंगे। तो इसका एक तरीका ये है कि इसका जो सेंटर है ना, वो अच्छा पॉइंट है, उससे सबका डिस्टेंस बराबर है, तो उस पॉइंट पे सबकी वजह से पोटेंशियल लिखा जा सकता है। तो जो सेंटर का पोटेंशियल वही सब पॉइंट का पोटेंशियल, क्योंकि तो इक्वी पोटेंशियल होता है, तो हम इसके सेंटर का पोटेंशियल लिख देंगे। तो इससे इसका डिस्टेंस है स्मॉल r, तो इसकी वजह से तो आ गया KQ/r, और इसकी वजह से आ गया KQ1/कैपिटल R, मिला के 0 हो गया। तो कहने का मतलब ये रहा कि Q1 की वैल्यू आ गई -r/r इंटू Q। तो बहने वाले चार्ज की मात्रा पता करनी है, ये कैसे बताएंगे? पहले Q होता था, उसमें से बह गया Q फ्लो, बचा कितना -r/r इंटू Q। Q हुआ करता था, उसमें से निकल गया Q फ्लो, बचा जितना इतना बचा, तो Q फ्लो कितना आ गया Q प्लस r/r इंटू Q, जितना था उससे ज्यादा चला गया, है ना। कहने का मतलब ये है कि ये कहना है कि सारा चला जाएगा, ये बात हमेशा सच्ची नहीं है, सारे से ज्यादा भी जा सकता है, जितना है ना उससे ज्यादा भी दे सकते। दोस्त के पास पैसे मांगने गए, दोस्त के पास 10 रुपए थे, दोस्त 2 लाख रुपए चाहिए, नहीं भाई चाहिए, दोस्ती किस बात। ठीक है, मैं अंकल जी को जानता हूँ, मेरी दोस्ती है, अंकल ये मेरा दोस्त है, इसको चाहिए। अंकल ने कहा मैं इसको नहीं जानता हूँ, मैं तुम्हारे को जानता हूँ, तुम्हारे को दे दो। दोस्त ने दोस्त को दे दिया। अब 10 रुपए वाले भी 2 लाख दे सकता, -2 लाख रुपए हो गया, उस पर चुकाना पड़ेगा ना अंकल को वापस। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे पैसे में माइनस चढ़ जाता है, नहीं होने वाले लोग भी जिनके पास कुछ नहीं है, बैंक से पैसा लेकर के फैक्ट्री खोल लेते हैं, नहीं चलती तो हाथ ऊपर कर, चल जाती तो बैंक वालों को वापस देते हैं। पहले बैंक वालों को बताना पड़ता है कि कैसे करके पैसे दे दो, और फिर उसके बाद उनके पास आइडिया होना चाहिए, तो बहुत सारे लोग ऐसे बिजनेस करते हैं। तो जैसे माइनस ऐसे उधार खाते में होता है, ऐसे चार्ज में भी होता है। क्यू चार्ज है, क्यू से भी ज्यादा चला गया, माइनस का चार्ज आ गया, है ना। तो इस तरह से सारा चला जाता है, ऐसा स्टेटमेंट हमने दिया नहीं है, याद भी नहीं रखना है। कब जाता है वैसा? जब कोई पड़ोस में ना रखा हो। इस पड़ोसी ने क्या किया, माइनस को बुला लिया, इस प्लस चार्ज ने क्या किया, पड़ोस में अपनी फील्ड लाइनों को खत्म करने के लिए रोक के रखे, तुम लोग रुकना भैया, उधर मत जाना, धरती बुला रही। और बाकी इनकी वजह से प्लस और ज्यादा हो गया इधर, तो ये जितना प्लस उतर गया नीचे, है ना। ऐसा कुछ हो गया, ऐसा सोच सकते हैं। 4th क्वेश्चन हो गया। 5th क्वेश्चन निश्चित 0 होगा, है ना। कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल, डीवी इक्वल टू -E.dr, ई जहां जहां 0 है वहां से वहां तक जाओ, सब जगह बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंडक्टर
होलो कंडक्टर है, ये दूसरा होलो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर कंडक्टर। इसमें एयर है अंदर, इधर भी एयर है और ये बाहर। इसके ऊपर चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2। अब हमने इस अंदर वाले को इससे ज्वाइन कराना है, की क्लोज करेंगे तो कितना चार्ज फ्लो होगा, फाइंड चार्ज फ्लो। बहुत अलग अलग डिस्टेंस है, किस जगह से नापना है? न वो उसके केंद्र में रखा है, न उसकी शक्ल गोल है, तो दूरी नाप के करोगे क्या? कहीं से पास है कहीं से दूर है ना? देखो इसका जवाब। जोड़ने के बाद, जोड़ने के बाद कहाँ क्या होगा क्या मालूम। बस इतना मानते हैं हम कि इसमें बहने वाला चार्ज x है। ऐसा भी एक विचार होता है ना, चार्ज न मानने की बजाय जो पूछा जा रहा है वही मान लिया जाए। माना कि x बह गया, तो फिर इसमें बचा कितना, Q1 माइनस एक्स, और इस पे Q2 प्लस एक्स। क्या कहते हो, बात ठीक है? हम्म। ये x थोड़ा अच्छा नहीं लगा मुझे, बदलना चाहता। Q मान लिया, क्या x डिस्टेंस जैसा लगता है, चार्ज लगता नहीं। Q ले लिया ना, माना कि बहने वाला चार्ज छोटा q है, तो उस पे आ गया Q1 माइनस क्यू, और उस पे Q2 प्लस क्यू। ठीक है, अब जिनको जोड़ देते हैं उनके पोटेंशियल बराबर, V1 इक्वल टू V2। अब इन दोनों के पोटेंशियल बराबर हो गए, तो इसमें हम ये जानते हैं कि dV इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अगर इन दोनों के बीच में कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल तो घट जाएगा, दोनों का पोटेंशियल तो बराबर नहीं हो पाएगा। अगर कोई भी लाइन इससे शुरू होकर के इस पे खत्म हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो पोटेंशियल घट जाएगा, बराबर तो रह नहीं पाएगा। इसका मतलब ऐसी कोई लाइन हो ही नहीं सकती जो इससे शुरू होकर इस पे खत्म हो या इससे शुरू होकर उस पे खत्म हो। अगर कुछ भी लाइन आ गई ना, दिक्कत हो जाएगी। तो लाइन नहीं होनी चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए तो गॉस को बुलाते हैं, गॉसियन सरफेस। इस पूरी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलना चाहिए, तो इस गॉसियन सरफेस पे फ्लक्स जीरो होना चाहिए। इसका मतलब इसके अंदर टोटल क्यू जीरो होना चाहिए। तो Q इज इक्वल टू Q1। तो इससे हमें ये पता लगा कि अंदर वाला सारा चार्ज बाहर वाले के पास चला गया। तो कंडक्टर के अंदर कंडक्टर रखोगे तो अंदर वाले कंडक्टर का चार्ज बाहर वाले कंडक्टर पर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये एक रिजल्ट है, अपन मानते जानते हैं। एक और बात बताते हैं, इसी डायग्राम में नीचे दिखा देते हैं। अगर हम चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएं कुछ बात, ठीक है। जैसे अगर मान लो पहले हमने कनेक्ट नहीं किया था, तो इस पे Q1 और इस पे Q2 था, तो इसके अंदर टोटल 4 सरफेस थी, 1 2 3 4। अगर हम प्रत्येक सरफेस पर जानना चाहते हैं, प्रत्येक सरफेस पे जानना चाहते हैं कि किस पे कितना चार्ज होगा, तो उसका तरीका क्या है देखो जरा। मान लेते हैं कि सबसे अंदर वाली सरफेस पर x होगा। अब मान लेता हूं सरफेस वाला पहले x माना था ना, अभी x मान लिया। फिर क्या करूंगा, फिर गॉस को बुलाऊंगा। ये कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इस बाउंड्री के हिसाब से देखूंगा तो फ्लक्स जीरो होता है, तो x जीरो आ गया। x की वैल्यू जीरो आ गई। तो इससे हमें ये पता चला कि केविटी के अंदर चार्ज तभी अंदर वाली सरफेस पे चार्ज तभी आएगा जब अंदर कोई चार्ज रखा होगा। अगर इसके अंदर कुछ चार्ज रखा होता, मान लो कि इस जगह पर इसके अंदर कोई और चार्ज रखा होता, इसके अंदर अपन ने कोई दूसरा चार्ज रखा होता, मान लो यहां पर Q1, छोटा Q1, छोटा Q मान लो, इस पे Q1 था और इस पे Q2 था, तो फिर गॉस लॉ लगाते तो यहां पर x प्लस क्यू हो जाता। तो x की वैल्यू क्या आती, माइनस क्यू। क्या हमने ऐसा कोई स्टेटमेंट पहले से नोट कर रखा है क्या? एक केविटी की सरफेस पे जो चार्ज होगा वो उतना ही होगा जितना उसके अंदर रखा होगा और उसके अपोजिट साइन का होगा। कैसा बताया कुछ, कब बताया था? नहीं बताया तो अभी बताया, और बताया तो पता ही था, फिर क्या बताया, है ना। तो केविटी की सरफेस पर उतना ही चार्ज होता है जितना कि चार्ज केविटी के अंदर होता है, बस उसका साइन अपोजिट होता है। और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के कॉन्सेप्ट से भी दे सकते हो। प्लस से जो लाइन शुरू होगी वो माइनस पे खत्म होगी, और केविटी में वो घिरा हुआ है चार्ज, तो उसकी लाइन उसी कंडक्टर पे जाके खत्म होगी। तो खत्म करने का तरीका है कि जितना चार्ज था उतनी लाइनें जाएंगी, उतनी लाइनों को रिसीव करने के लिए उतना ही चार्ज आएगा। तो केविटी की सरफेस पर चार्ज उतना ही होता है जितना उसके भीतर रखा होता है, बस अपोजिट साइन का होता है, इक्वल अपोजिट। जैसे आमने सामने वाली प्लेट में हो रहा था ना x माइनस एक्स, वैसे यहां पर भी ये रिजल्ट चलेगा यहां पर। अब देखो ऐसा जानने के बाद तो है ना, मैं इसका आंसर तुरंत लिख सकता था। यहां से जीरो आया था
वैसे तो आपके सामने गॉस लॉ का प्रदर्शन कर रहे हैं बार बार, है ना, कि टूल बड़ा काम का है, कई जगह काम आ जाता है, तो उसका यूज कभी भी कर लो क्या। अब इसमें क्या पता किया, इसका चार्ज हो गया 0, अंदर वाली सरफेस का चार्ज आया 0, तो इसके बाहर वाली सरफेस पे कितना आएगा, इधर 0 होगा, इधर क्या होगा Q1, क्योंकि टोटल तो Q1 है ना। फिर ये वाले की केविटी में ये रखा हुआ है और इसका टोटल चार्ज कितना है Q1, तो इसके अंदर वाली सरफेस पे -Q1, तो इसका तो टोटल Q2 है, तो बाहर क्या हो गया Q1 + Q2। कहने का मतलब जब हमने इसको कनेक्ट नहीं किया था तब इस तरह से चार्ज इसकी सरफेस पर बटा हुआ था, 0 Q1 -Q1 Q1 + Q2। जब हमने इसको जोड़ दिया तो ये Q1 - Q1 मिल करके 0 हो गया। जब हमने इसको कनेक्ट कर दिया ना ऐसे, तो अब यहां पर 0 हो गया, यहां पर 0 हो गया, यहां पर 0 हो गया, और सारा चार्ज आउटर सरफेस पे चला गया। कनेक्ट करने के बाद सारा चार्ज आउटर सरफेस पे चला गया, यानी कि अपन अपने बॉडी पे चार्ज आ रखा हो कि हमारे को चार्ज खत्म करना है, कंडक्टर के अंदर चले जाके टच करेंगे, सारा बाहर चला जाएगा, हम न्यूट्रल हो जाएंगे, है ना। किसी को सारा चार्ज देना हो तो इसका तरीका ये है। इस बात का इस्तेमाल किया जाता है, एक पहले बोर्ड की परीक्षा में एक सवाल पूछा जाता था बार बार, जिसका नाम था वेन डी ग्राफ जनरेटर, 5 नंबर का क्वेश्चन था, हर दूसरे तीसरे साल आता था, अभी हटा दिए शायद, है ना, सिलेबस से हट गया है। तो वेन डी ग्राफ जनरेटर भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। अगर आपको किसी कंडक्टर को ज्यादा चार्ज देना है तो क्या करो कि नीचे वाले को चार्ज करते जाओ और बाहर वाले से जोड़ते जाओ, तो जो भी चार्ज आएगा उसी उसी तरफ जाएगा, उल्टा तो कभी भी नहीं आएगा। तो हर बार एक, तो उसमें क्या करते हैं कि नीचे एक, उसमें एक मोटर लगी होती है, जैसे बेल्ट चलता है ऐसे, बेल्ट घूमता है, और नीचे हाई वोल्टेज से शार्प एज वाला ऐसे कंगा होता है ना, मेटल मेटल का होता है, और बेल्ट के पास में रखते हैं। तो हाई वोल्टेज की वजह से क्या होता है कि बीच की एयर आयोनाइज हो जाती है, आयोनाइज हो जाने की वजह से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऐसा हो जाता है, तो वो चार्ज, बेल्ट उस चार्ज को अट्रैक्ट कर लेता है, और वो बेल्ट ऐसे घूमता हुआ ऊपर जाता है, और ऊपर एक मेटल का स्फीयर होता है, उससे बेल्ट को कनेक्ट करके रखते हैं। तो जैसे ही वो उसके अंदर एंटर करता है और उसको टच करते तो स्फीयर की सरफेस पे चार्ज चला जाता है। तो ऐसे करके चार्ज इकट्ठा करने का तरीका सोचा गया कि अपन को चार्ज जमा करना पड़ा है, तो कैसे करेंगे, तो उसमें इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं कि अंदर वाले को चार्ज देंगे, टच कराएंगे तो सारा चार्ज बाहर जाएगा, बाहर से कभी अंदर नहीं आएगा, बाहर वाले के पास कितना भी क्यों ना हो। अब देखना आपकी एनसीईआरटी किताब में अभी भी वेन डी ग्राफ का कोई पन्ना रखा हुआ है कि नहीं, कि गायब कर दिया है ना, बोर्ड में से गायब हुआ तो क्या किताब में से ही गायब हो गया, इस चीज का पता करना, है ना, है कि नहीं। तो ये सवाल हो गया, इसकी जानकारी हो गई। अगला सवाल, ये क्वेश्चन, तीन कॉन्सेंट्रिक स्फीयर दिए हैं, शेल दे रखे मतलब, इसका R1, इसका R2, इसका रेडियस R3, इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2, इस पे चार्ज Q3। तो अब हमने क्या किया कि इनको जोड़ दिया, इसको इसके साथ, सेकंड वाले को थर्ड वाले से जोड़ दिया, तो जोड़ने की वजह से एनर्जी का नुकसान हो जाएगा या फिर कुछ चार्ज फ्लो हो जाएगा, तो आप तो चार्ज फ्लो निकाल लो।
मिडिल और आउटर मोस्ट शेल को जोड़ेंगे तार से, तो उस तार में के अंदर रहेगा बहने वाले चार्ज की मात्रा चाहिए। डॉट डॉट। हो गया। सॉल्यूशन, छोटा डायग्राम बनाते हैं। अब इन दोनों को जोड़ दिया हमने, इसका चार्ज तो Q1 ही रहेगा। अब इसका कुछ चार्ज हो जाएगा, जो भी होना है, x मान लेते हैं। तो इसका Q3 प्लस Q2 माइनस x, जिन दोनों को आपस में जोड़ेंगे उनका टोटल चार्ज वही रहेगा। चार्ज कंजर्वेशन लगा दिया और एक का x मान लिया। जब तक कोई हमसे ये नहीं पूछता कि एक एक सरफेस बताओ, हम चार्ज सरफेस पे नहीं बांटेंगे। ज्यादा चार्ज को बांटने अच्छा नहीं लगता हमें, बहुत सारे हिसाब लगाने में दिक्कत हो जाती। तो ऐसे बस तीनों के, इसका Q1 चार्ज, इसका x चार्ज, इसका Q2 प्लस Q3 माइनस x चार्ज हो गया ना। अब इसमें एक विचार ये, मेथड वन ये कि जिनको आपस में जोड़ते हैं उनके पोटेंशियल बराबर हो जाते हैं। V2 इक्वल टू V3, तो V21 V22 V23 V31 V32 V33, जिनको आपस में जोड़ा जाता है उनका पोटेंशियल बराबर हो जाता है। बराबर कर देते हैं। पोटेंशियल लिखते वक्त खुद का ही नहीं लिखते, पड़ोसियों की वजह से भी पोटेंशियल आता है ना। क्योंकि पोटेंशियल का संबंध उस पॉइंट से नहीं है, पोटेंशियल का संबंध इंफिनिटी से लेके यहां तक आने में है। क्योंकि जब भी हम किसी पॉइंट का पोटेंशियल बोलते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस अनंत से लेके वहां तक की यात्रा के दौरान मिलने वाले पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है। क्योंकि dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर से है, तो जब हमारे पड़ोसी भी चार्ज लेके बैठे होंगे तो उस रास्ते में वो भी तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। इसलिए अड़ोसी पड़ोसी के रहने से पोटेंशियल में कैलकुलेशन में उनका भी कंट्रीब्यूशन लिखना भूलना नहीं चाहिए। V2 का मतलब ये नहीं कि उसका चार्ज है तो उसी का पोटेंशियल लिख दिया, पड़ोसियों की वजह से लिखना पड़ता है। इसलिए इस V2 को फिर ऐसे लिखा V21। तो 2 का पोटेंशियल 1 की वजह से क्या होता है, KQ1/R2, और 2 का पोटेंशियल 2 की वजह से KX/R2 और KQ3/R3। 3 का 1 की वजह से KQ1/R3 KX/R3 और Q3 प्लस Q2 माइनस x। ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, ये वाली टर्म। क्या लिखूं, ये R3 KQ3 प्लस Q2 माइनस x अपॉन R3, ये आएगा। उसका चार्ज तो ये था ना, तब ये वाला टर्म तो इससे कट गया, हट गया।
इसको इधर लेके आए तो के एक्स कॉमन आ गया 1/r2 माइनस 1/r3। इसको उधर लेके गए, के Q1 कॉमन आ गया 1/r3 माइनस 1/r2। तो हमने क्या देखा कि एक माइनस साइन का फर्क आ गया, तो x इज इक्वल टू माइनस Q1। तो हमें ये पता चला कि जो अंदर वाली शेल है बीच वाली, उसका फाइनल चार्ज माइनस Q1 हो गया। ठीक है, तो अब हमको पता लग गया, क्या पता लग गया कि घंटी बज गई, मतलब ये पता लग गया कि किसका कितना चार्ज है ना। इसका Q1 और इसका चार्ज है माइनस Q1, तो फिर बाहर वाले का Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये हो गया। बहने वाला चार्ज कितना था, तो बहने वाला चार्ज कैसे पता करते हैं, पहले इसके पास कितना हुआ करता था Q2 माइनस Q फ्लो, जो इसमें से बह गया, आज कितना है माइनस Q1, तो Q फ्लो कितना हो गया Q1 प्लस Q2। खुद के पास था वो भी दे दिया, जो अंदर बैठा था उसका भी पहुंचा दिया। अब देखो एग्जामिनर सवाल कैसे बनाता है, ऐसे हम सवाल करते करते है ना, जब रिजल्ट्स को देखते हैं तो हमें लगता है कि ना इससे लोग भ्रमित हो सकते हैं। तो जैसे मान लो मैंने इसको कनेक्ट किया, तो जो फ्लो करने वाला चार्ज न सिर्फ उसमें था, इसका प्लस इसका, इसको कनेक्ट नहीं किया, इन दोनों पे जितना चार्ज था उतना चार्ज उधर चला गया, जबकि इससे डिस्कनेक्टेड था, है ना। तो हम ये पूछ सकते हैं कि उसकी वैल्यू Q1 प्लस Q2 के बराबर होगी, है ना, या सिर्फ Q2 के बराबर होगी। तो जो भोला बच्चा सॉल्व नहीं करता है, ये तो टच ही नहीं किया, ये थोड़ी हुई इसी बराबर, और फिर वो ऐसे उल्टे पुल्टे लॉजिक वहीं वहीं घूम घूम के सॉल्व करना चाहता है, वो इक्वेशन लिखना नहीं चाहता है, इसलिए वो सीखता नहीं, इसमें महीने निकल जाते हैं, साल निकल जाता है। किसी एक दिन बैठ के इक्वेशन जिस दिन लिखेगा, वो दिन कोई सा भी हो, सोमवार मंगलवार कोई सा दिन हो, है ना, उस दिन से आंसर आएगा, पर उतना धैर्य नहीं रह पाता है, फिर नंबर खो जाते हैं। फिर एक दिन बैठ करके किताब खोल करके सवाल को धैर्य पूर्वक शांति मन से पढ़ पाए कि हिम्मत ही नहीं रहती, और फिर वो समय निकल जाता है। फिर सवाल थोड़ी करता है, वो खुद से लड़ता है कि नहीं यार नंबर मैं क्या करूं, ये करूं वो करूं, है ना, सवाल तो अभी चालू ही नहीं हुआ है, मन को समझा रहे हैं। तो इसलिए बढ़िया, कितना अच्छा समय चला, एकदम अच्छा सुंदर समय, कोई डर नहीं, सवाल का एकदम मुस्कुराते हुए सामना करते हैं, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है ना, पर रूल से आंसर लाते हैं, ऐसे रूल तोड़ते नहीं, अपनी मर्जी से स्टेटमेंट नहीं बनाना है। ये आंसर जो है ये कठिन तरीका है, इतना अच्छा नहीं लगा, है ना, ऐसा किया हमने। हमारे पास और अच्छा तरीका है, जो हमने अभी देखा जब टेढ़े मेढ़े में किया था, वो यहां लगा देंगे, क्योंकि यहां पर तो इनको जोड़ दिया ना, तब इनमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो इस इलाके में E 0 होना ही चाहिए, तो फिर गॉस का नियम लगेगा। इस पे क्या लगाएंगे, इसको जोड़ा ही नहीं था, इस पे लगाएंगे, तो इसके अंदर का टोटल चार्ज 0 होना चाहिए, तो Q1 प्लस एक्स शुड बी 0, माइनस Q1 आ गया एक लाइन में, है ना। ये रूल तब तो काम आ गया जब सामने सामने वालों को जोड़ देते हैं। अब हमें भी समझ में आता है कि ऐसा करने से फायदा तो हो जाएगा, फिर हमको चाहिए कि ऐसा ना कर पाए कोई। कई बार हम भी ये सोचते हैं कि बच्चों ने ये चीज पकड़ रखी है, ये अब हम इससे करने वाले को नहीं नंबर दिलवाना है, दूसरे से कराएंगे, तो फिर हम क्या करते हैं, दूसरे को जुड़वा दिया मान लो। कुछ सोचना पड़ता है काफी देर तक कभी कभी कि क्या करें, कुछ बच्चे के लिए तो 5 मिनट का समय होता है, वहां पर अध्यापक बहुत सोचता है उस सवाल को फ्रेम करते वक्त। अब इनको जोड़ देंगे तो अब इसमें वाला रूल नहीं चलेगा, क्योंकि बीच में बॉर्डर क्रॉस हो रही है, ये कुछ और आ गया ना बीच में, तो अब इन दोनों के जगह E0 से कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें ऐसा हो सकता है कि एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर हो और इधर हो, पोटेंशियल बढ़ा
फिर घट गया, बराबर हो गया। और अकेला सीधा होता है तो क्योंकि हम जानते हैं कि ई अपने आप से शुरू नहीं होता है, चार्ज से शुरू होता है, चार्ज में खत्म होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसलिए डायरेक्ट आमने सामने वालों को जोड़ते हैं तब तो वैसा हो जाता है, पर ऐसे दूर वालों को जोड़ देते हैं, अंदर बाहर वाले को, तो कुछ डिफरेंट हो जाता है ना। फिर उसमें पहले वाला मेथड काम आएगा, इसीलिए पहला मेथड बताया है ना। कोई तो कहीं काम आता ही है, एक नहीं आता तो दूसरा काम आता है, ठीक है। तो अंदर बाहर वाले को जोड़ते तो क्या होता है ये मैंने बता दिया, ये जानकारी भी हो गई। आपकी क्लास का समय हो चुका है, मेरी दूसरी क्लास का समय हो चुका है। हमारा ये बीच ये टाइम 3 बजे वाला बढ़िया नहीं है ना, आखिरी वाला बढ़िया हुआ है, बहुत दिनों से मिल ही नहीं रहा है ना। तो अभी क्या करेंगे भाई, कंडक्टर वाला जो सेगमेंट है ना, करो एक्सरसाइज 1 के सवाल करो, है ना। सारी थ्योरी तो बता दी गई है, एक दो सवाल और कराऊंगा। फिर एक इलेक्ट्रिक प्रेशर के बारे में मुझे बताना है, एक आधा सवाल कंडक्टर का उसके से अटकेगा, वो बता दूंगा। और एक डायपोल रहेगा, है ना। कुछ 2-3 सवाल मेरे मन में और भी है, ऐसे ही बताऊंगा, ठीक है। अगर एक डीपीपी भी कर सकते हो, एक डीपीपी कर लेना। फॉल स्पीड क्या हुआ? अरे सूडोपोडिया है बेटा, फॉल स्पीड। फैगोसाइटोसिस तो सेल की ना। और मैं खा रहा हूँ तो उसे मैं बोलूंगा फैगोसाइटोसिस, और अगर मैं पानी पी रहा हूँ तो उसे मैं बोलूंगा पिनोसाइटोसिस। खा रहा हूँ, ईटिंग कर रहा हूँ तो फैगोसाइटोसिस, पी रहा हूँ ड्रिंकिंग कर रहा हूँ तो पिनोसाइटोसिस। खाया तो खाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तुमसे कोई पूछ ले कि which amoeba obtain its food तो क्या लिखोगे? फैगोसाइटोसिस, ठीक है। न्यूट्रिशन लेने का अब तो कोई ठीक है, ये लिख दिया तुमने।